रात का सन्नाटा अपनी चरम सीमा पर था। गांव की पगडंडियों पर धुंध ऐसे फैली थी जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आती और अचानक गायब हो जाती। हवा में ठंडक थी, लेकिन इससे ज्यादा डर हवा में फैली उस खामोशी में था। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी परित्यक्त कोठी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहा जाता है कि वहां रात के बाद कोई भी जाता है तो वापस वैसा नहीं लौटता जैसा गया था। उसी हवेली के पास एक छोटी चाय की दुकान थी, जहां 3 दोस्त बैठे थे, रघु, मोहन और फकीरा। लालटेन की पीली लौ फड़फड़ा रही थी। बारिश रुक चुकी थी, पर धरती अब भी भीगी थी। तीनों दोस्तों की आंखों में डर और जिज्ञासा बराबर चमक रही थी। ए मोहन, तूने सुना? आज फिर हवेली के आंगन में किसी औरत के गाने की आवाज आई है। अरे चुप रह, यहां नाम भी मत ले उस हवेली का। कुत्ते भी उधर नहीं भौंकते। डरपोकों, वो गाना नहीं, किसी की चीख होती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हवेली की छत पर सफेद साड़ी में कोई परछाई घूम रही थी। झूठ बोलता है तू। अगर इतना ही बहादुर है तो आज ही रात चल हवेली के अंदर। चलूंगा, लेकिन आज अकेला नहीं जाऊंगा। आज कोई और मेरे साथ भी जाएगा। इतना कहते ही हवा चलने लगी। लालटेन की लौ एकदम लंबी हो गई, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसे छू लिया हो। ए भाई, कुछ ठीक नहीं लग रहा। चल घर चलते हैं। कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी और असमान। तीनों ने मुड़कर देखा। एक आदमी कोट में भीगा हुआ, पूरी तरह थका, जैसे किसी अनजानी जगह से लौट कर आया हो। अरे रामू, तू इस हालत में? मुझे घर ले चलो। मैं काली हवेली से आ रहा हूं। पागल हो गया है क्या? उधर कौन जाता है? मैं मजबूरी में गया था, और जो देखा वो बताते हुए भी डर लग रहा है। बैठ और बता, आज तेरी ही कहानी सुनेंगे। रामू की आवाज कांप रही थी, पर उसकी आंखों में एक गहरी दहशत साफ दिख रही थी। रात के करीब 10:30 बजे होंगे। गांव में अंधेरा गहरा हो चुका था। मेरे बापू की तबीयत अचानक खराब हो गई। गांव के वैद्य ने कहा जड़ी बूटी चाहिए, और वो सिर्फ काली हवेली के पीछे के जंगल में मिलती है। बापू की जान पर बन आई थी, इसलिए डर के बावजूद निकल पड़ा। धुंध, अंधेरा और सुनसान रास्ता। रामू साइकिल से आगे बढ़ता जा रहा था। पेड़ों की परछाई ऐसे लग रही थी मानो उसके पीछे पीछे चल रही हो। जैसे ही हवेली के पास पहुंचा, देखा एक बूढ़ी औरत टेढ़ी कमर के साथ खड़ी थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें बिल्कुल सफेद। बेटा, जरा मेरी लाठी उठा दे, हाथ कांपते हैं। अम्मा, मुझे जल्दी है, बापू की तबीयत। कहा ना, लाठी उठा दे बेटा। रामू जैसे ही झुककर लाठी उठाने लगा, अचानक वहां कोई नहीं था। ना बूढ़ी औरत, ना लाठी। हे दैया, मैंने तो किसी को छुआ भी था, वो गायब कैसे? रामू ने साइकिल उठाई और तेज चलने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसकी साइकिल की चैन टूटकर गिर गई, ठीक उसी तरह जैसे किसी ने जानबूझकर गिराई हो। वो झुककर चैन लगा ही रहा था कि मेरी बीवी, हाँ, मेरी बीवी जैसे ही दिखने वाली एक औरत मेरे सामने खड़ी थी। रामू, मैं डरी हुई हूँ, मुझे घर ले चलो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। तू यहाँ कैसे? तू तो घर पर थी ना? मुझसे सवाल मत कर, चलो। और वो जड़ी बूटी, वो तो मैं ले आई हूँ, देख। इतना कहने के बाद उसने अपनी टोकरी खोली और रामू की रगों में खून जम गया। टोकरी में जड़ी बूटी नहीं, बल्कि कोयले जैसे काले हाथ पड़े थे। रामू पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए जैसे किसी ने पकड़ लिए हों। कहाँ भागेगा? तू तो खुद मेरे पास आया है। छोड़ दे मुझे, मेरे बापू मर जाएंगे। जब वह परछाई अपने लंबे काले हाथ रामू की ओर बढ़ा रही थी, तभी सड़क पर से आती थी तेज ट्रैक्टर की हेडलाइट। प्रकाश की चमक पड़ते ही परछाई ने डर कर चीख मारी और धुएं की तरह गायब हो गई। ट्रैक्टर वाला उतर कर दौड़ा।
रामू, इस हालत में यहाँ क्या कर रहा है? तू आ गया भाई, वरना मैं आज नहीं बचता। भाई, आज के बाद मैं उस हवेली की तरफ नहीं जाऊंगा। सच कहूं, डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो परछाई अब शायद किसी और की तलाश में होगी। और उस रात के बाद गांव के लोग फिर कभी वहां नहीं गए। लेकिन कई लोगों ने यह जरूर कहा, उस परछाई की हंसी आज भी हवेली के खंडहरों में गूंजती है।